नमस्कार दोस्तों, अवतार आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए आज हम चर्चा करते हैं मध्यकाल की उन परिस्थितियों पर जिन परिस्थितियों ने रजिया को जन्म दिया है और जिन परिस्थितियों ने एक स्त्री को सुल्ताना बना दिया है। मध्यकाल की उन परिस्थितियों को हम देखते हैं। मध्यकाल में स्त्रियों की दशा क्या थी, तो वास्तव में देखा जाए तो स्त्रियां जो है ना दीवारों के अंदर यानी घर के अंदर कैद रहा करती थी और पर्दे में रहती थी। एक कल्पना कीजिए, चाहे वो हिंदू स्त्री हो, चाहे मुस्लिम स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, स्त्रियों को बाहर निकलने के लिए पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। और उस युग में कोई बहुत बड़ी ऐसी संभावनाएं नहीं आई थी। आप समझ सकते हैं, झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई हुई थी 1857 और रजिया का जो समय है वो 1236, यानी कि लगभग 1200 से 1800 तक जो है ना लगभग 600 सालों के डिफरेंट में अभी स्त्रियों में अभी वो स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ था जो 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक वीरांगना के रूप में दिखाया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रजिया के युग में क्या रहा होगा वो परिस्थितियाँ। एक स्त्री अपने राजमहल से बाहर निकलकर और एक सुल्ताना बनती है और जो पैट्रियार्की सोशल है, आपका पैट्रियार्की समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उस पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देती है। कल्पना करो उसको चुनौती देने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। माना जाता है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के पहले जो है ना इल्तुतमिश ने जो रजिया का पालन पोषण किया था वो लगभग एक पुत्र की तरह किया था। उसे युद्ध विद्या सिखाई थी, उसे घुड़सवारी सिखाई थी, ये सारी चीज़ें सिखाई थी और इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया जो है ना वो सुल्ताना बने। लेकिन मृत्यु के नज़दीक आते आते उसका मन बदलने लगा था संभव था और रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है वो इल्तुतमिश की मृत्यु के तुरंत बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में गद्दी पर बैठ गया। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर इसलिए बिठाला गया था क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज पर उसकी माता शाह तुर्कान का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और शाह तुर्कान एक तुर्की दासी हुआ करती थी जो एक तरह से रुकनुद्दीन फिरोज की पत्नी के रूप में भी जानी जाती थी। यहाँ उसके क्या बोलते इल्तुतमिश की पत्नी के रूप में भी जानी जाती थी। शाह तुर्कान का वो एक बर्बर और अत्याचारी सोच की महिला थी। रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने से पहले जो है ना ये बदाऊं और लाहौर का गवर्नर था और ये बहुत बिलासी जीव था। आई मीन्स ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता रहता था, इसे बाकी से कोई मतलब नहीं था। इसी समय जो है ना माता शाह तुर्कान का प्रभाव उस पर बढ़ गया सुल्तान बनने के बाद। और जैसे ही शाह तुर्कान ने राजमहल में और अपने जो दरबार में अपनी हुकूमत को जारी करना शुरू कर दिया और जो अमीर हुआ करते थे तुर्की अमीर, उन पर एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश की बर्बरता से। तो कुछ ऐसे अमीर थे तुर्की अमीर, जैसे जुनैदी जो वज़ीर था और मलिक अलाउद्दीन ज़ानी, सैफुद्दीन और कबीर खां और सलारी जैसे जो वज़ीर थे, जो लाहौर मुल्तान हासियों बदायूं के लाहौर मुल्तान हासियों के गवर्नर थे। इन लोगों को इस बात का जो है ना इस प्रभाव का उन पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आई मीन्स ये लोग जो है ना रुकनुद्दीन फिरोज को जिस हिसाब से गद्दी पे अमीरों ने बैठाला था कि ये कठपुतली की तरह रहेगा, और ये जो शक्तिशाली वज़ीर थे इन चारों वज़ीरों ने, लाहौर मुल्तान हासियों और बदायूं के वज़ीरों ने दिल्ली को घेर लिया। जब दिल्ली को घेर लिया तो एक समस्या खड़ी हो गई। ये सत्ता का परिवर्तन चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि जो शाह तुर्कान है उस शाह तुर्कान का जो है ना तेज़ी से इस पर गद्दी पे प्रभाव बढ़े और इन वज़ीरों को बेइज्जती महसूस हो, इन्हें दरबार में जो है ना उसके सामने उसकी हुकूमत को झेलना पड़े। इस प्रकार से जो है ना वो इसमें बदलाव चाहते थे और वो चाहते थे कि जो सल्तनत है उस सल्तनत पे इन शक्तिशाली वज़ीरों का प्रभाव बना रहे। तो ये चारों अमीरों ने जब लाहौर मुल्तान हासियों बदायूं के अमीरों ने जब दिल्ली को घेर लिया तो रुकनुद्दीन फिरोज इन अमीरों से निपटने के लिए दिल्ली के बाहर निकला अपनी सेना लेके। और जब दिल्ली के बाहर पहुंचा, इसी का अवसर उठा के जो है ना रजिया सुल्तान का उद्भव होता है। रजिया सुल्तान जो है ना
ये जो दिल्ली की जामी मस्जिद है, दिल्ली की जामी मस्जिद में जो है वो लाल वस्त्र धारण करके शुक्रवार की जुमे की नमाज के दिन जनता के सामने उपस्थित हुई। जनता के सामने एक भावुक भाषण दिया रजिया सुल्तान ने, और उसने बताया है कि सत्ता किस हाथों में चली गई है और सत्ता का जो सुल्तान है, ये जो गवर्न कर रहा है, ये बिलासी जीव है, ये आपकी कैसे हिफाजत करेगा, ये आपको कैसे रोजगार दिलाएगा, ये आपके कैसे जो सत्ता को आगे बढ़ाएगा। उसने एक भावुक अपील की जनता के सामने, और दिल्ली की जनता जो है ना वो भावुक अपील में जो है ना विद्रोह पे उतर आई। और इसके बाद जो है ना उसने इकट्ठी होके और ये जो रानी का महल था, माता शाह तुर्कान का महल था, उस पर हमला कर दिया और शाह तुर्कान की हत्या कर दी और रजिया को सत्ता सौंप दी। जनता के द्वारा सत्ता सौंपी गई ये सल्तनत का एक अकेला उदाहरण है जब किसी स्त्री या पुरुष को जो है ना जो जनता के द्वारा इस गद्दी पर बिठाया गया है। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान जो है ना गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्ताना के बारे में आप एक कल्पना कीजिए किन परिस्थितियों से आई थी। रजिया सुल्ताना जो है ना पर्दा प्रथा को त्याग दिया उसने। कुबा बोलते कोट को, कोट पहनने लगी, कुला है टोपी लगाने लगी, घुड़सवारी करती थी, नेतृत्व करती थी और अपने दरबार में खुद सिंहासन पर बैठ के अमीरों को नियंत्रित करती थी और अमीरों को अमीरात की तरह रखती थी। ये चीज़ जो है वो पैट्रियार्की सोच के अमीरों के गले नहीं उतरी। सबसे बड़ा उन्हें यही प्रॉब्लम था कि एक स्त्री होने के नाते वो उन पर हुकूमत करें और वो लोग नीची गर्दन झुकाए उसके सामने दरबार में खड़े रहें। ये बहुत खलता था उसको। यहाँ पर जो देखा गया कि जो 4 अमीर थे, रजिया को अभी इन 4 अमीरों से निपटना था, यानी लाहौर, मुल्तान, हांसी और बदायूं। और इसके साथ ही जुनैदी जो अमीर हाजिब के पद पर यानी वजीर के पद पर था, ये भी इन्हीं अमीरों से मिला हुआ था। रजिया ने यहाँ कूटनीति का सहारा लिया। सबसे पहले रजिया को इन्हीं विद्रोहों से निपटना था, इन्हीं समस्याओं से जूझना था। अभी रजिया गद्दी पे बैठी थी तो रजिया को सबसे पहले तो तुर्की अमीरों को अपने लिए वफादार बनाना था। वफादार बनाने से पहले 4 समस्याओं से निपटना था। रजिया ने यहाँ कूटनीति का सहारा लिया और रजिया ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना यानी अफवाह फैला दी कि लाहौर का, मुल्तान का, हांसी का और बदायूं का जो गवर्नर है वो व्यक्तिगत रूप से रजिया से मिला हुआ और रजिया ने उसे बुलाया है। और व्यक्तिगत रूप से जब मिला हुआ है तो वो एक दूसरे के प्रति उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो गई। उन्हें ऐसे लगा कि रजिया ने लाहौर के गवर्नर को बुला के और मुल्तान के गवर्नर को बंदी बना के मरवाना चाहती है। मुल्तान वाले को लाहौर के लिए लगा। जब इनमें अविश्वास की भावना फैल गई तो ये चारों गवर्नर जो है ना दिल्ली छोड़कर भाग गए। अब जुनैदी को जब ये जानकारी हुई तो जुनैदी को भी लगा कि रजिया को इस बात की सूचना मिल गई है कि जुनैदी इन गवर्नरों से मिला हुआ था। तो जुनैदी भी जो है ना ये छोड़ के वो अपने ग्वालियर भाग गया। इसके बाद रजिया ने जुनैदी को आगे चल के जो है ना दंड देने के लिए ग्वालियर से बुलवाया और अपने ही दरबार में बुलवा के उसे और मौत के घाट उतरवा दिया। जुनैदी का भी मैटर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रजिया पहली सुल्ताना थी जिसने गैर तुर्की अमीरों को अमीरात में शामिल किया। अब तक जितने अमीर थे वो सब तुर्की अमीर थे। रजिया ने एक याकूत नामक एक अबिशीनियाई व्यक्ति था, याकूत को उसने अमीरात में शामिल किया जो तुर्की नहीं था, अबिशीनिया का था, और उसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। अब अमीर आखुर के पद पर जब उसको नियुक्त किया तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि रजिया के साथ उसके प्रेम संबंध थे। और जो इसामी जो समकालीन इतिहासकार हुए हैं, इसामी ने जो है ना इस संबंध में चर्चा की है कि रजिया के साथ शायद उसके प्रेम संबंध थे। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर माना जाता है कि रजिया जब घोड़े पर सवारी करती थी तो याकूत जो है उसके अपने हाथों पर उसका पैर रख के और उसे घोड़े पर चढ़वाता था, यानी घोड़े पर बिठालता था, यानी काफ़ी वफादार था। आप ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी वफादार था। प्रेम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी वफादार था और अपने हाथों पे उसका पैर रख के वो घोड़े पे चढ़वाता था। आप समझ सकते हैं कि वफाई
और बेवफाई में कितना बड़ा अंतर होता है। वो अमीरात जो इसे पसंद नहीं करती थी सुल्तान के रूप में, वो बेवफाई थे, उन्हें दंडित करना था रजिया को, और अपने प्रति जो है ना वफादार लोगों को जो है ना अपने साथ लेना था। रजिया ने ऐसे ही किया। कबीर खां को लाहौर की इक्ता दे दी, अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडा की इक्ता दे दी, और इसके बाद जो है ना कुछ अमीरात को जो है ना इक्ताओं में अपॉइंट कर दिया, यानी अपने अपने अमीरात को उसने अपॉइंट करने की कोशिश की। लेकिन समस्या फिर वही पैट्रियार्की की है। रजिया के साथ तो पैट्रियार्की की अगर समस्या नहीं होती तो मुझे लगता है कि रजिया से अच्छा कोई सुल्तान नहीं होता प्रारंभिक सल्तनत काल में, ऐसा मान सकते हैं अपन। लेकिन वो उसके साथ पैट्रियार्की थी, वो एक स्त्री थी, और यही इसका सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम था। यहाँ पे पहला विद्रोह कबीर खां ने किया। रजिया ने कबीर खां का विद्रोह का दमन कर दिया, जो लाहौर का गवर्नर था। इसका दूसरा विद्रोह जो है ना बठिंडा के गवर्नर जो अल्तुनिया था, 1240 के आसपास अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। नहीं तो इस विद्रोह के दमन के लिए जो है ना रजिया के जब गई तो रजिया पराजित हो गई, और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया। जब तक दिल्ली में एक नई सत्ता परिवर्तन होती है, एतकीन यहाँ पे एक वर्चस्वशाली हो जाता है, क्योंकि जुनैदी तो खत्म हो गया था, एतकीन अमीर हाजिब के पद पे बैठता है। और इसके बाद जो है ना एतकीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना देता है, जब रजिया बंदी बना ली जाती है अनुपस्थिति में। बहराम शाह जब दिल्ली का सुल्तान बन जाता है तो एक बार फिर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन रजिया सुल्ताना जो है वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक बार फिर कूटनीतिक चाल की और उसने अल्तुनिया को समझाया कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं आपसे निकाह कर लेती हूँ, और मेरा साथ देते हो तो मैं सुल्ताना बनूंगी, आप मेरे सोहर बनोगे, तो आपका वर्चस्व जो है ना इस अमीरात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अन्यथा कोई भी सुल्तान बनेगा तो तुम तो अमीर ही रहोगे। एक बार फिर से कूटनीति करके उसने अल्तुनिया से निकाह कर लिया, और एक बार फिर आगे बढ़ी। और इसके बाद जो है ना बहराम शाह के साथ जो है उसकी कैथल की लड़ाई हुई। कैथल की लड़ाई में वो पूरी तरह से पराजित हो गई। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान भाग गए, और जंगलों में जाके ऐसा माना जाता है कि कुछ डाकुओं से उनकी मुठभेड़ हो गई और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह 40 से 42 तक गद्दी पर रहा। बहराम शाह के समय केवल एक ही क्वेश्चन उठता है। इसके समय नायब ममलिकात के पद का सृजन हुआ था, जिस पर एतकीन पहला व्यक्ति था जो नायब ममलिकात के पद पर बैठा था। नायब ममलिकात का पद क्या होता है, मतलब अभी तक क्या होता था, एक सुल्तान होता था, एक वजीर होता था, फिर इसके बाद अमीरात होती थी। वजीर और अमीरात के बीच में एक सुल्तान था, लेकिन सुल्तान के वजीर और अमीरात के बीच में सुल्तान टॉप पे सुल्तान था। इसका जो मध्यस्थ था वो वजीर था, अमीर हाजिब था, जो सबकी हाजिरी लेता था, जो सबको हैंडल करता था। यहाँ पे सुल्तान के पास रेवेन्यू राइट्स और सैनिक राइट्स थे, और वजीर के पास जो है ना वो रेवेन्यू राइट्स था। यहाँ पे आप देखते हैं वजीर ताकतवर तो था, लेकिन इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर नायब ममलिकात हो गया। यहाँ पर यह देखा गया कि कोई भी व्यक्ति सुल्तान के खिलाफ, कोई भी अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता था, और जो 40 तुर्क चालीसा जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, जो तुर्क चालीसा जो शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, वो तुर्क चालीसा काफ़ी ताकतवर हो गई थी। उन तुर्क चालीसा का एक वर्चस्व बढ़ गया था। ये तुर्क चालीसा जो है ना, ये नए नए राजकुमारों को बैठालती जाती थी, उनकी हत्या करती जाती थी। एक लंबा क्रम चलने लगा था, इस क्रम को संभालना था, और ये बलबन ही संभाल पाया इसे आगे चल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा था, सत्ता का संकेंद्रण जो है ना सुल्तान से ना होके इस अमीरात में जा रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए जो है ना एक नायब ममलिकात के पद का सृजन किया गया था। एक दो स्थिति आती है। एक स्थिति में ये कहा जाता है कि सुल्तान का पद जब कमज़ोर हो गया था तो उसे मजबूत करने के लिए नायब ममलिकात के पद को जो है ना इजाद किया गया था। दूसरा विकल्प ये दिया जाता है कि नायब ममलिकात के पद ने सुल्तान को एक तरह से नज़रबंद कर दिया था, एक तरह से कैद करके रख दिया था, क्योंकि सुल्तान की संपूर्ण शक्ति जो है ना नायब ममलिकात के पद में आ गई थी। यहाँ पर देखते कि एतकीन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, मतलब बिना नायब ममलिकात के कोई भी अमीर सुल्तान से नहीं मिल सकता है, और सुल्तान भी बिना नायब ममलिकात के किसी अमीर से मिल सकता है। एक तरह से सुल्तान जो है ना वो नज़रबंद हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं एतकीन की शक्ति जब बढ़ने लगी
तो अमीरों ने फिर एक गुट बनाया। ये तुर्क चालीसा बहुत खतरनाक गुट साबित हो रहा था इन परिस्थितियों में। फिर से एक गुट बनाया और यतकीन की हत्या करवा दी, और इन तुर्की अमीरों में सत्ता की लोलुपता में आपस में एक प्रतिस्पर्धा चलने लगी, और इसी प्रतिस्पर्धा ने अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 में गद्दी पर बिठा दिया। ये भी एक युवराजी था। 1242 से 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये गद्दी पर बैठा, सुल्तान बना, लेकिन इसके समय में बलबन को जो है ना अमीर हाजिब के पद पे बिठाला गया, और इसके समय जो है ना जो नायब ममलिकात का पद है, नायब ममलिकात के पद जैसे ही यतकीन की मृत्यु हुई तो इस पद की शक्तियाँ कम कर दी गई थी, और फिर से इस पद की शक्तियाँ जो है ना वो अमीर हाजिब को दे दी गई थी। तो अब आगे चल के जो नायब ममलिकात के पद पर बैठेगा वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा, शक्ति तो है लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। हम इनको इन्हीं संदर्भों में देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना क्या उभर सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पे बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज बैठा। इसके बाद जो है ना दूसरा क्वेश्चन ये है कि रुकनुद्दीन फिरोज एक अय्याश टाइप का आदमी था, एक बिलासी जीव था, तो किसका प्रभाव था? तो उसकी माता शाह तुर्कान का प्रभाव था। दूसरा ये है कि रुकनुद्दीन फिरोज के समय जो है ना ये अमीर हाजिब या वजीर कौन था? तो जुनैदी था। तीसरा, ये 4 अमीरों ने जो दिल्ली को घेरा था सत्ता परिवर्तन के लिए, वो लाहौर, मुल्तान, हासी और बदायूं थी। चौथा ये है कि रजिया सुल्तान ने गैर तुर्की अमीर किसको अपॉइंट किया था? तो याकूत को किया था, जो अबिसीनिया का था। अबिसीनिया अफ्रीका में पड़ता है। अगला ये कि एतकीन जुनैदी के बाद जो है ना रजिया का अमीर हाजिब कौन बना था? तो एतकीन बना था। याकूत को अमीर आखुर का पद दिया गया था। अमीर हाजिब का मतलब होता है वजीर या पूरे सिस्टम की हाजिरी लेने वाला, ठीक है ना। और याकूत जो है ना अमीर आखुर यानी घुड़साल का प्रधान था। रजिया किस युद्ध में हारी थी? कैथल की लड़ाई में हारी थी। अल्तुनिया से युद्ध हुआ था और उसने बंदी बना लिया था। पहला विद्रोह रजिया के समय किसने किया था? तो कबीर खान ने किया था, जो लाहौर का गवर्नर था। और मुझे लगता है और इससे और ज़्यादा नहीं बनता है क्वेश्चन। बहराम शाह से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, नायब ममलिकात का पद का। बस नायब ममलिकात का पद इसके समय में हुआ था, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। 4 साल का पीरियड रहा, कुछ खास वर्चस्व नहीं रहा है। यहाँ से हमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7, 8 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर 6-7 क्वेश्चनों का हम फ्रेमिंग कर लें तो हमें ये बहुत आसान लगने लगता है। इसके बाद जो है ना अपन अगले उस पर चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट सुल्तान आएगा उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, उनकी परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है ना जय हिंद। आशा है दोस्तों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।